Good morning, class 8th students. Today we will be studying our chapter number 3rd of Glimpses of the Past. Yes, students, this is our English reader book, and this chapter tells us that how the Indian people took advantage of their freedom. ये चैप्टर हमें बताता है हमारे अतीत में क्या क्या हो चुका है और क्या क्या हमारे देशभक्ति के वीर जवानों ने सहन किया, जिसकी वजह से हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पार्ट 3 एंड 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट में जो पार्ट पढ़ा था वो था राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय वाज अ सोशल रिफॉर्मर। राजा राम मोहन रॉय एक सोशल रिफॉर्मर थे जो कि 1972 में पैदा हुए थे और उनकी मृत्यु 1833 में हो गई थी। वो एक बहुत ही लर्नड मैन थे जो कि बंगाल के थे और उनकी नज़र में गलत बात गलत होती थी और सही बात सही होती थी। स्टूडेंट्स, आप जैसे जैसे हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें जब आप सोशल रिफॉर्मर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये ज्ञात होगा कि राजा राम मोहन रॉय ने हमारे भारत देश के लिए क्या किया और उन्होंने हमारे देश की स्त्रियों के लिए विशेष रूप से क्या किया था। हमारे देश में बहुत ही बुरी प्रथा थी जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। उस सती प्रथा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसकी चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था और बाद में उसको सती मान करके उसकी पूजा की जाती थी। ये एक ऐसी कुरीति थी जो हमारे देश में बहुत लंबे समय से विद्यमान थी। इस कुरीति को दूर करने का श्रेय अगर हम किसी को दे सकते हैं तो वो राजा राम मोहन रॉय ही थे। उन्होंने ही लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उनके साथ में और इस एक्ट के विरुद्ध, इस कुप्रथा के विरुद्ध एक एक्ट बनवाया था, सती एक्ट, जिसके तहत हमारे देश में सतियों को जलाना या किसी स्त्री को उसके पति की मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर के साथ में और सती करना जो है वो अवैध घोषित हो गया। अब हम इसके आगे अपना 5th पार्ट पढ़ेंगे। 5th पार्ट है हमारा ऑपरेशन। लेट्स बिगिन अवर क्लास टुडे। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे वो भारत के लोगों को हमेशा दबाने की कोशिश करते रहते थे। इन 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन 3rd। उन्होंने रेगुलेशन 3rd एक्ट पारित कर दिया। अंडर इट, इस एक्ट के अनुसार एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रेल इन ए कोर्ट। किसी भी भारतीय को बिना कोर्ट में पेश किए जेल की सज़ा दी जा सकती थी। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी भारत के लोगों को और सज़ाएँ दी जाती थी, उन्हें वर्षों के लिए जेल में डाल दिया जाता था। All that time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. जितने भी समय भारत में ब्रिटिश ऑफिसर्स रहे उन सभी ने बड़ी बड़ी सैलरियाँ यहाँ पे कमाई। इसके अलावा उनके अपने खुद के प्राइवेट बिजनेस, अपने खुद के व्यापार भी थे जैसे कि वो अपने निजी तौर पर किया करते थे। बाई 1829 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। ब्रिटेन जो था उसने अपने ब्रिटिश सामानों का एक्सपोर्ट किया हमारे देश से, जो कि 7 करोड़ रुपीज़ का था, 7 करोड़ रुपए का था। द ब्रिटिश प्रपोज्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। ब्रिटिशर्स जो थे वो कंपनी को लूट करके और धनवान बनाते चले जा रहे थे और भारतीय उद्योग जो थे वो मरने की कगार पर आ चुके थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, औद्योगिकीकरण होने के बाद जो भारत के जो हथकरघा वाले, हैंडलूम वाले जो वीवर्स थे वे लोग और जो हाथ से सामान बनाने वाले जो चीज़ें थीं वो सारे के सारे जो व्यापार थे, बुनकर बेचारे जो भी थे, उन सबके इंडस्ट्रीज़ जो थी इंडिया की बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर आ गई, जिस सबका श्रेय हम लोग ब्रिटिशर्स को ही देते हैं। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। जो लॉर्ड गवर्नर जनरल बेंटिक थे, इन ब्रिटिश ऑफिसर्स में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अच्छे थे, जिन्हें भारत के अपने दुख दर्द लगते थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक अपने ब्रिटेन लौटने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स। कॉटन वीवर्स कहते हैं जो सूती कपड़ा बुनने वाले बुनकर होते हैं। कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। उन्होंने कितनी दर्द भरी बात लिखी है। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, कॉटन के कपड़े बुनने वाले लोगों की जो हड्डियां हैं, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, वो भारत के मैदानों को सफ़ेद कर रही हैं, क्योंकि भारत में जो कपड़ा बनाने वाले लोग थे वो पूरी तरह से और ख़त्म हो चुके थे। उनका व्यापार, उनका व्यवसाय बिल्कुल ख़त्म किया जा चुका था
औद्योगिकीकरण होने के बाद में मशीनों से बना हुआ जो कपड़ा था उसी को ब्रिटेन के लोगों ने भारत के बाज़ारों में बिकने की परमिशन दी थी। यहाँ पे जो भी कपड़ा बनाया जाता था जिसकी किसी ज़माने में विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग थी, उस मांग को पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया। उस मांग के ख़त्म होते ही भारत के जितने भी वीवर्स थे, कपड़ा बुनने वाले थे या कपड़े के काम से व्यापार से संबंधित लोग थे, वो सभी के सभी बेरोज़गार हो गए। 6 पार्ट है अपना डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतोष। ये चला था 1835 से 56 के दौरान। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। हमारे भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले जो शिक्षा थी वो फारसी भाषा और संस्कृत भाषा में ही थी। इन 1835 में इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। एक अंग्रेज़ थे जिनका नाम था मैकाले। उन्होंने एक परिवर्तन लाने की सोची। स्टूडेंट्स, आज हम जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, आज हम जो भी पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, वो सारा के सारा भारत में लाने का श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति को है और वो है लॉर्ड मैकाले। जो सिस्टम हम अपने एजुकेशन का पढ़ रहे हैं इसको मैकाले सिस्टम भी बोला जाता है। तो मैकाले जो थे उन्होंने बोला कि वी शुड टीच द नेटिव्स, हमको भारत के लोगों को सिखाना चाहिए थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी भाषा। अंग्रेज़ी भाषा सीखने के बाद में शायद भारत के लोगों के अंदर और सभ्यता आ जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के लोगों को सभ्य नहीं समझते थे। तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल्स थे वो इस बात के लिए तैयार हो गए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश की पेटी जॉब अंडर देम। अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त होने के बाद ये जो शिक्षा थी ये ऐसे क्लर्क्स का जन्म दे रही थी, ऐसे क्लर्क्स को जन्म दे रही थी जिसे ब्रिटिशर्स और अपने यहाँ पर नौकरियाँ दे करके उनसे काम करवाते थे। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन इसका एक अदर फ़ायदा भी हुआ। वो ये हुआ कि अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोगों के अंदर वास्तव में इस बात के बारे में विचार जागे कि हम लोग क्या थे और अब क्या हो चुके हैं। और ये ज्ञान आते ही भारत के लोगों ने आज़ादी की तरफ अपना कदम बढ़ाया। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। जो लोग पढ़े लिखे थे उन्होंने सोचा कि हमको अपने भाइयों को भी पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मैटेरियल कंडीशंस। और उन लोगों की वास्तविक जो परिस्थितियाँ हैं उनको सुधारने का कार्य करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और हमें इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद तक हमारे दुखों को पहुँचाना चाहिए। तो बाई 1856 1856 तक द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वायर्ड द होल ऑफ इंडिया। अंग्रेज़ों ने पूरे भारत के ऊपर अधिकार कर लिया था। ब्रिटिश इंडिया देखिए पिंक कलर का है और स्टेट्स येलो कलर के हैं। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। ब्रिटिशर्स भारत के लोगों की ज़रूरतों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स। हमारे जो राजा थे वो कठपुतली बन चुके थे अंग्रेज़ों की। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स। और हम लोग अपनी पुरानी जॉब्स को खो चुके हैं। एंड लैंड, और ज़मीन भी भारत के लोग खो चुके थे। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स। और ये लोग ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत के लोगों को ईसाई धर्म में भी परिवर्तित कर रहे थे। तो यू ओनली टॉक, तुम लोग सिर्फ बातें कर सकते हो। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। लोगों के अंदर संतोष पैदा होने लगा था जिसकी वजह से वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स भी हमारे देश को छोड़ करके जाएं और जिससे हमारे देश को स्वाधीनता की सांस मिल सके। सो स्टूडेंट्स, इससे आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।